बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन था आपके पास होमवर्क में। ट्रांजैक्शंस आपके सामने स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को। वालेकुम सलाम बेटा। मिस्टर बख्तियार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 350,000। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी, आप उसको कर सकते हैं। तो ये बताइए टोटल कितने कितने एसेट्स आ रहे हैं आपके पास यहाँ, अगर आपने इसको सॉल्व किया है। एसेट्स कितने आ रहे हैं? एसेट्स कितने आ रहे हैं आप लोगों के पास? आवाज सही है? अब सही है आवाज? ठीक है बेटा। एसेट अच्छा, ये बताइए टोटल एसेट्स कितने आ रहे थे इस क्वेश्चन में आपके पास? नहीं, अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ यानी कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम, वॉल्यूम वही है बेटा जो डेली होता है। वॉल्यूम वही है जो डेली होता है। ओके नाउ, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है हमारा? मिस्टर बख्तियार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 350,000। बख्तियार ने बिजनेस शुरू किया, कैश कितना? 350,000। तो वही हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे आपके सामने। एसेट साइड के लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस छोड़नी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ एसेट ज्यादा आते हैं। एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। हाँ जी, तो कैश से बिजनेस शुरू किया है। कैश कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? 3.5 लाख रुपए। और कैपिटल बतौर एविडेंस 3.5 लाख रुपए। बिजनेस में 3.5 लाख रुपए से कैश जनरेट हुआ, उसके आने की सोर्स जो थी वो कैपिटल थी। बतौर सोर्स कि ये पैसा लाने वाला इस बिजनेस का ऑनर है, उसको हमने कैपिटल के तौर पर रिकॉर्ड किया। ये पैसा जनरेट करने वाला कौन है? बिजनेस के अंदर बिजनेस का ऑनर है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आती है। कहता क्या है जनाब? परचेज फर्नीचर रुपीज 35,000। हाँ जी, क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर का हेड ओपन कर लिया आपने भी। ठीक है,
फर्नीचर कितने का परचेज किया आपने? 35,000 का। कैसे परचेज किया? कैश खर्च करके। कैश में कमी बाकी आ गई कितने से? 35,000 से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, इन्वेंट्री ऑन कैश फ्रॉम अफजल एंड कंपनी 27,000। अफजल एंड कंपनी से गुड्स परचेज की हैं 27,000 की। तो अगर कैश में परचेज की हैं और बोल दिया है कैश में परचेज की हैं, तो फिर अफजल एंड कंपनी का नाम मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने उनको इमीडिएटली पेमेंट कर दी है कैश में। क्या हमने क्रेडिट में परचेज किया, उधार में परचेज किया, या कैश पे कर दिया फौरन? जवाब दें सब लोग। क्या हमने उधार में परचेज किया है या कैश पे कर दिया है फौरन? कैश पे कर दिया है फौरन बेटा, सबसे पूछ रहा हूं। जब कैश पे कर दिया तो अफजल एंड कंपनी का नाम याद रखने की जरूरत है क्या? उनका नाम, उनके नाम को लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करने की जरूरत तो नहीं है ना? ओके गुड। तो क्या परचेज किया? इन्वेंट्री परचेज। ठीक है जी, इन्वेंट्री परचेज की। और कितनी मालियत की इन्वेंट्री परचेज की? 27,000। और कैसे परचेज की? कैश में। तो 27,000 से कैश का बैलेंस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है जनाब। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स। गुड्स बेची कैश में, कितने की? 36,000 रुपए की। तो बिजनेस में 36,000 रुपए का कैश जनरेट हो गया। 36,000 का कैश जनरेट हुआ। और ये कैश जनरेट होने की वजह क्या थी? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होना या बिजनेस का ऑपरेट करना? बिजनेस का गुड्स सेल करना। सिंपल वजह क्या थी? गुड्स का सेल करना। इसको हमने रिकॉर्ड किया बतौर सेल्स। अब हर सेल की क्या है, कोई कॉस्ट ऑफ सेल है क्या? नहीं है। ये 36,000 रुपए कैश जनरेट करने के लिए हमने कोई कॉस्ट तो बेयर की होगी, हमारी तरफ से भी तो कुछ गया होगा। तो जो इन्वेंट्री गई है वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो एक तरफ इन्वेंट्री का जाना, दूसरी तरफ उसका कॉस्ट ऑफ सेल बनना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इन्वेंट्री माइनस करके हम ये बताते हैं कि अब इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, और ये इन्वेंट्री हमारी सेल के अगेंस्ट अब क्या बन गई है? कॉस्ट ऑफ सेल। दो अलग अलग बातें। इन्वेंट्री माइनस करने का मतलब क्या है? कि इन्वेंट्री अब हमारे पास मौजूद नहीं है और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया बतौर कॉस्ट ऑफ सेल के। अब वो हमारा खर्चा है अगेंस्ट जो सेल हमने की है। ठीक है। तो अब क्या किया जनाब? अब ये 36,000 की जो गुड्स हमने बेची हैं, इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट मालूम करने के लिए हमें मार्कअप दिया हुआ है। कितना? 80%। गुड्स आर सोल्ड 80% अबव कॉस्ट। ये मैंने कल अज्यूम करवाया था आपको। तो आप 36,000 को, यानी अगर गुड्स आर सोल्ड 80% अबव कॉस्ट, तो कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? मार्कअप वाला हो गया, मार्कअप। और आपकी सेलिंग प्राइस 180 के बराबर है। आपकी सेलिंग प्राइस गुड्स की 180 के बराबर है, लाना है उसको 100 पर। तो आप चाहें तो कन्वर्ट कर लें। क्या आंसर आएगा? 20,000 आएगा। और अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो चाहे तो उसकी वर्किंग कर सकता है। क्या वर्किंग कर सकता है? 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 180। तो 27,000 में से 20,000 की इन्वेंट्री हमने 36,000 की बेच दी। 27,000 में से 20,000 की इन्वेंट्री हमने, हुनैन बेटा, 27,000 में से 20,000 की इन्वेंट्री हमने 36,000 की बेच दी।
तो अब ये इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है तो इन्वेंट्री माइनस कर दी, तो अब ये इन्वेंट्री ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गई हमारे लिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई। तो एक तरफ हम ये बता रहे हैं कि ये नहीं है, एक तरफ ये बता रहे हैं कि अब ये हमारी सेल के अगेंस्ट क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको मैं इन शॉर्ट लिखूं तो इसको हम बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन शॉर्ट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, COGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले या कॉस्ट ऑफ सेल्स बोले, बात एक ही है। सुन रहे हैं सब लोग बेटा? नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम यूसुफ ब्रदर्स। गुड्स अब खरीदी उधार पर, किससे खरीदी, यूसुफ ब्रदर्स। कितने की परचेज की, 43,000 की। तो 43,000 से इन्वेंट्री लेवल में क्या हो गया, इजाफा हो गया। लेकिन ये 43,000 के आने की सोर्स जो थी वो क्या थी, लायबिलिटी थी, और उस लायबिलिटी का नाम क्या है, यूसुफ ब्रदर्स। ठीक है, तो यूसुफ ब्रदर्स के कॉलम में हमने कितना अमाउंट लिख दिया, हमने 43,000। ठीक है जनाब, उसके बाद कहता है जनाब, सोल्ड मर्चेंडाइज टू जहीर एंड कंपनी। अब मैंने कल क्या समझाया था, देखिए ये वो पॉइंट है समझने वाला। गुड्स बेची जहीर एंड कंपनी को, सर मेंशन नहीं किया हुआ आगे उसने, क्या मेंशन नहीं किया हुआ, क्या मेंशन नहीं किया हुआ, कि कैश पे बेची या क्रेडिट पे बेची। तो जरा बताइए हम क्या अज्यूम करें इसको, क्या अज्यूम करें इसको, क्रेडिट। मैंने क्या बोला, ऑन अकाउंट भले मेंशन ना हो, लेकिन अगर पार्टी का बंदे का नाम मेंशन है तो क्या करेंगे आप, उसको क्या अज्यूम करेंगे, क्रेडिट अज्यूम करेंगे। सोल्ड मर्चेंडाइज टू जहीर एंड कंपनी 34,000। ठीक है, अब आप क्या करें, यहां अकाउंट खोलें, जहीर एंड कंपनी। ठीक है जी, जहीर एंड कंपनी का अकाउंट ओपन किया आपने, कितने की गुड्स बेची इसको आपने, 34,000 की। तो जहीर एंड कंपनी से आपका 34,000 रिसीव करने का राइट क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। तो बताना तो पड़ेगा ना ये राइट एस्टेब्लिश होने की वजह क्या है। तो वजह क्या था, गुड्स का सेल करना, और उसको आपने सेल रिकॉर्ड किया, 34,000 से सेल रिकॉर्ड किया। और इस सेल को भी हासिल करने की कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट वर्कआउट करें, उतनी कॉस्ट इन्वेंट्री से माइनस करवाएं, वही 34,000 को डिवाइड बाय 180 करें। अच्छा जी, 18,888.89। तो राउंड कर लें इसको, करेक्ट राउंड कर लें। क्या बात है भाई, अमान भी मैदान में आ गया आज तो भाई, जबरदस्त बात। 18,889, गुड। ये 18,889 क्या बन गया आपके लिए, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
अब ये कमाल है ना, मर्चेंडाइज रिटर्न टू यूसुफ ब्रदर। तो यूसुफ ब्रदर से क्या खरीदा था भाई? जवाब दें। सॉरी, उससे पहले पेड कैश टू यूसुफ ब्रदर है, उससे पहले पेड कैश टू यूसुफ ब्रदर है। यूसुफ ब्रदर को आप 30,000 रुपए कैश दे रहे हो, तो पहले पेमेंट है, पहले पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो यूसुफ ब्रदर को आप पेमेंट कर रहे हो, कितनी पेमेंट कर रहे हो? 30,000 की। तो 30,000 की पेमेंट करने से 30,000 से आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? सेटल हो गई। द सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब भी लायबिलिटी सेटल होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या आती है? कमी आती है। नहीं, इतनी राउंडिंग ना कर, 89 तक ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो 8-9 को राउंड किया ना, पॉइंट्स को राउंड किया ना, पॉइंट्स को राउंड किया, ठीक है ना। तो 30,000 की पेमेंट हो गई बेटा। उसके बाद गुड्स भी वापस की उसको, कुछ 1200 की इन्वेंट्री में से क्या किया? 1200 की इन्वेंट्री वापस कर दी। तो जब इन देखें, जब इन्वेंट्री आई थी, गौर कीजिएगा, जब इन्वेंट्री आई थी 43,000 की, तो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी। अब ये इन्वेंट्री जा रही है तो क्या होगा? लायबिलिटी रिवर्स होगी। वो वजह जिस वजह से हम पर लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, वो वजह हम वापस कर रहे हैं। तो अगर हम 1200 की इन्वेंट्री वापस कर रहे हैं, तो 1200 की इन्वेंट्री वापस करने से 1200 से लायबिलिटी में क्या आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए, क्योंकि यही वो इन्वेंट्री थी जिसकी वजह से लायबिलिटी क्या हुई थी? क्रिएट हुई थी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? जवाब दें आप सब लोग। अच्छा जी। उसके बाद अच्छा, बहुत से बच्चे जो ना इसको आसान लेकर जो है ना वो मदद से सो रहे हैं, और कल का रिकॉर्ड ये कहता है कि भाई वो उन्होंने इसको जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको भी देखने की जहमत नहीं की सब लोगों ने। वो समझते हैं आता है। अच्छा, जिन बच्चों का बैकग्राउंड कॉमर्स का, उनको लगता है उनको आता है, लेकिन मैं जो जिस तरतीब से सिखा रहा हूँ उनको, वो तरतीब ये है कि भाई इसी के ऊपर मैं बेस बनाऊंगा आगे की अकाउंटिंग। तो बराए मेहरबानी अगर किसी को आता भी हो, अगर उसको लगता है तो वो गलत फहमी निकाल दे और उसको सीख ले, इस तरह कर ले जिस पैटर्न पे हम चल रहे हैं। ठीक है जी। ना बेटा, कैमरा जिसका भी खुला हो ना, क्या करें? ऑफ कर दें प्लीज। आप लोग पता नहीं लगता आप लोगों को कैमरा खुल जाता है, माइक खुल जाता है। ठीक है जनाब। उसके बाद नेक्स्ट वन, रिसीव कैश फ्रॉम जहीर एंड कंपनी ₹15,000। अब हमने पैसे दिए थे उसको, अपने सप्लायर को, अब हम अपने कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे हैं जिसको हमने गुड्स बेची थी। तो जहीर को हमने गुड्स बेची थी, इसलिए जहीर से हमें क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं भाई? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जहीर से मिले, ठीक है। 15,000 रुपए जहीर से क्या मिला? कैश मिला, ठीक है जी। और इस तरह 15,000 से हमारा राइट टू रिसीव क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। साथ साथ अब देखिएगा, ये थोड़ी मुश्किल ट्रांजैक्शन है। ये मुश्किल ट्रांजैक्शन है कौन सी? इसके बाद वाली। इसके बाद वाला हिस्सा आपके लिए टेक्निकल होगा। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी वाली बात होगी कि आप लोगों ने उसको मैनेज कर लिया। लेकिन कितने लोग मैनेज कर पाए इसको जरा देख लें, आपस की बातों को छोड़ दें जरा। एंड रिटर्न गुड्स ₹1500, और उसने हमें गुड्स वापस की। तो जब हमने उसको गुड्स बेची थी तो हमारी सेल हुई थी। जब हमने उसको गुड्स बेची थी तो हमारी सेल हुई थी। अब जरा सुनिएगा सब लोग बेटा, जब हमें गुड्स वापस आएंगी तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। उसने हमें गुड्स वापस की, कितनी गुड्स वापस की? 1500 की। तो 1500 की चीज हमने उसको बेची थी,
वो 1500 की चीज बेची हुई क्या कर दी उसने, हमें वापस कर दी। तो हमने कहा भाई 1500 से हमारे राइट टू 1500 से हमारे राइट टू रिसीव में कमी आ गई। यानी हमने जहीर, सुनिएगा बेटा, यानी हमने जहीर से ये 1500 रुपए अब नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? क्या उसने कैश पे कर दिया है? नहीं, उसने हमारी बेची हुई चीज हमें वापस कर दी, जिससे हमारी सेल क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो जब गुड्स बेचने के बाद गुड्स वापस आएंगी, उसको हम नाम देंगे किस चीज का बेटा, सेल्स रिटर्न का। अब गुड्स वापस होने से क्या हुआ, हमारी सेल रिवर्स हो गई, और सेल रिवर्स होने के बाद हमारी इन्वेंट्री वापस हम तक पहुंच गई। तो ये 1500 तो सेलिंग प्राइस पर होंगे ना, जितने की हमने बेची थी उस पर। अब जो इन्वेंट्री आई है वो तो हमारी कॉस्ट पे वापस आएगी। तो जरा इस 1500 को, यस 833.33, तो 33 को छोड़ दें, 833 रख लें। तो 1500 को आप डिवाइड करें 180 से, मल्टीप्लाई करें 100 से। तो जब गुड्स वापस आई, तो गुड्स वापस आने से हमारा इन्वेंट्री लेवल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जब इन्वेंट्री वापस आ गई तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी रिवर्स हो गई। ये 1500 का इफेक्ट नेगेटिव और ये 833 का इफेक्ट पॉजिटिव। COGS यानी समझ लें, जो सेल की एंट्री बन रही थी कि सेल जब हो रही थी तो मैं अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करके इक्विटी उतने अमाउंट से बढ़ा रहा था सेल के नाम से, और मैं इन्वेंट्री कम करके इक्विटी उतने अमाउंट से कम कर रहा था कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। लेकिन जब सेल रिटर्न हो रही है तो मैं अकाउंट रिसीवेबल को कम कर रहा हूँ और सेल को रिवर्स कर रहा हूँ इक्विटी में से। और क्योंकि सेल रिटर्न होने से हमारी इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है, वापस आ गई गोडाउन में इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री वापस आने से वो इन्वेंट्री दोबारा हमारा एसेट बन गई, और हमारा माजी में चार्ज किया हुआ कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो आसान लफ्जों में सेल रिटर्न के अंदर आपको सेल वाली ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड की गई है उसको रिवर्स करना हो, उसका रिवर्सल परफॉर्म करना हो। क्या बेटा ये बात सबको क्लियर है? जवाब दे दीजिए प्लीज। यहां तक बता दें, अगर ये एंट्री क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। सबको हर एक फर्द बता दे, रिपीट कर दें। यार सेल की एंट्री देखो हमाद, आप हमाद ये बताओ बेटा मुझे, हमाद ये बताओ, मैंने जहीर को कितनी गुड्स वापस की, सॉरी मैंने जहीर को कितनी गुड्स बेची? इनिशियली मैंने जहीर को कितनी गुड्स बेची हमाद? हमाद बेटा जवाब दीजिए, इनिशियली मैंने जहीर को कितनी गुड्स बेची? 34,000 की। तो 34,000 से राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हुआ और 34,000 से सेल रिकॉर्ड हुई, सही है। और इस 34,000 की कॉस्ट क्या थी इन्वेंट्री में? 18,889। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बनी, इसने इक्विटी को कम कर दिया। अगर फर्ज कर लो, इस तरह फर्ज कर लो, अगर ये खरीदते ही हमें यही गुड्स खरीदते ही वापस कर देता पूरी गुड्स, उसने पूरी गुड्स वापस नहीं की, गुड्स का कुछ हिस्सा वापस किया, तो अगर ये पूरी गुड्स वापस करते तो हमें ट्रांजैक्शन रिवर्स करनी पड़ती। जवाब दो। ये 34,000 की गुड्स पूरी की पूरी हमें वापस कर देते तो ये ट्रांजैक्शन हमें रिवर्स करनी पड़ती। तो हम 34,000 राइट टू रिसीव में से रिवर्स कर देते और 34,000 से हमारी इक्विटी दोबारा कम हो जाती और 18,889 की इन्वेंट्री दोबारा हमारे पास आ जाती, वो इन्वेंट्री में प्लस हो जाती और 18,889 का कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स होकर उसका इफेक्ट क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता बेटा। तो अब ये पूरी अगर वो पूरी गुड्स वापस करता तो तुम्हें समझ में आता कि हाँ भाई ये जो हमने सेल रिकॉर्ड की है, ये जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड की है, इसको हम रिवर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये नीचे जो है वो पूरी गुड्स वापस नहीं कर रहा बल्कि उसमें से कुछ पोर्शन वापस कर रहा है, तो आप जाहिर सी बात है हम उसी पोर्शन को रिवर्स करेंगे ना बेटा। समझते हैं बात या नहीं? क्लियर है सबको बेटा? हाँ भाई हुनैन, ये वाली ट्रांजैक्शन क्लियर है बेटा? हुनैन ओके बेटा। बाकी अवाम किधर है? हुनैन सो रही है क्या? बाकी पार्टी सो गई? जगाओ यार जगाओ, गैरत को जगाओ। 1500 मिले नहीं है? किसने बोला 1500 मिले? 1500 नहीं मिले,
1500 की जो चीज हमने बेची थी वो हमारे पास वापस आ गई। तो जब बेची थी तो उसको 1500 से सेल रिकॉर्ड किया था ना। मैं इस ट्रांजैक्शन को ऊपर से समझा रहा हूं कि 34,000 की जो चीज बेची थी उसकी कॉस्ट 18,889 है। ठीक है। अब आप सोचें कि अगर ये वाली ट्रांजैक्शन पूरी रिवर्स करते, उसी टाइम उसने चीज खरीदी उसी टाइम वापस कर दी, तो क्या करते, जरा इस तरह सोचिए। अगर 34,000 की चीज बेची, उसकी कॉस्ट 18,889 थी, उसका इरादा चेंज हो गया, और इरादा चेंज होते ही उसने फौरन क्या कर दिया, वो गुड्स आपको वापस कर दी। आप क्या करते हैं जरा बताइए। आप 34,000 राइट टू रिसीव में से रिवर्स करती, 34,000 से आप सेल रिवर्स करती, और जो 18,889 की इन्वेंट्री चली गई थी वो आपके पास वापस आ जाती, वो प्लस हो जाती इन्वेंट्री में, और 18,889 जो कॉस्ट ऑफ सेल के तौर पर माइनस हुए थे वो रिवर्स हो जाते। ठीक है। तो इस तरह सोचें कि अब उसने पूरी 34,000 की इन्वेंट्री वापस नहीं की, बल्कि 34,000 में से 1,500 की जो गुड्स आपने उसको बेची है। आपने तो उसको सेलिंग पैसे बेची है ना, तो आप सेल रिवर्स करेंगे पहले अपनी। लेकिन वो 1,500 की इन्वेंट्री आपको कितने की पड़ रही है, तो इन्वेंट्री में उतना अमाउंट ऐड करें जितने की आपने खरीदी है। तो अगर एक चीज मैंने 1,500 की बेची है 80% मार्कअप रखने के बाद, तो उसकी कॉस्ट तो मुझे वर्कआउट करनी पड़ेगी ना। कि अगर मैंने एक चीज 1,500 की बेची थी तो उसकी कॉस्ट 80% मार्कअप पर 833 बनती है, तो इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है? परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम बशीर एंड सन्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। गुड्स परचेज की किससे? बशीर से। मजीद कितने की? 50,000 की। तो क्या हो गया बेटा, 50,000 से इन्वेंट्री लेवल बढ़ गया। सॉरी, कैश में लिख दिया मैंने इसको। 50,000 से इन्वेंट्री लेवल बढ़ गया। वजह क्या थी? गुड्स का खरीदना उधार पर। किससे? बशीर से। और 50,000 की लाइबिलिटी क्या कर दी आपने? रिकॉर्ड कर ली बशीर के नाम से। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है received check from Zahir and company ₹10,000 and deposited into bank। जहीर एंड कंपनी से क्या मिला? चेक मिला, और उसको कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक में। तो अब तक तो बैंक अकाउंट नहीं खुला। बैंक अकाउंट अब खुलेगा जहीर एंड कंपनी के चेक के मिलने से। यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट का कॉलम लगाया। ठीक है। और 10,000 बैंक में आ गए। कहाँ से आए? जहीर ने पेमेंट की। तो जहीर वाला जो राइट टू रिसीव तक क्या कर दिया? अकाउंट रिसीवेबल क्या कर दिया? कम कर दिया। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल में क्या आ गई? कमी आ गई। ऐसा ही है बेटा। उसके बाद पेड कैश टू बशीर एंड सन्स 23,000। बशीर को कैश पे किया। कितना? 23,000। बशीर को कैश पे किया 23,000।
तो 23,000 से ये रिसोर्सेज हमारे कम हो गए और ये 23,000 से लायबिलिटी क्या हो गई, सेटल हो गई। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। चलेंगे उसके बाद कैश डिपॉजिट किया कहां पर, बैंक में। कितना डिपॉजिट किया, 10,000 और साथ साथ विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹2,000। तो कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया 10,000 से। कैसे, कैश में कमी हुआ क्या होगा, 10,000 से। अच्छा फिर क्या किया, बैंक से 2,000 रुपए निकाल लिए, विड्रू कैश, 2,000 यहां से निकाल लिए, 2,000 कहाँ ऐड हो गए, कैश में। अकाउंट में डिपॉजिट किया फिर निकाल के देखा कभी अकाउंट काम करता है कि नहीं करता, इस तरह समझ लें आप। अब जरा देखिएगा बेटा, 15 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 15 तवज्जो चाहिए होगी आप सबकी बेटा, बताइए 15। मैंने क्या बोला, इक्विटी में अगर आप अब अगर आपको मेरे शुरू का लेक्चर याद हो तो ये बात बनेगी, नहीं तो आप जाके उसको रेफर करें प्लीज। मसला ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि लेक्चर वाली बात वो भूल चुके होते। अगर आपको शुरू की बातें याद हो, मैंने कहा था कि इक्विटी में 3 किस्म के चेंजेस आते हैं। नंबर 1, ऑनर के इन्वेस्ट करने से। नंबर 2, बिजनेस के ऑपरेट करने से। और नंबर 3, ऑनर के पैसा विड्रॉ करने से, बिजनेस से पैसा निकालने से। बिल्कुल। तो अगर आपको मैंने कहा अगर अगर ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये कैपिटल होगा, इसका एविडेंस। और अगर बिजनेस ऑपरेट करता है और ऑपरेट करने से इक्विटी में चेंज आता है तो वजह क्या होगी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। इक्विटी जो बिजनेस के ऑपरेट होने से चेंज होती है वो उसकी पीछे वजह क्या होती है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। और फिर इक्विटी का जो तीसरा चेंज जो मैंने आपको बताया था कि ऑनर जब पैसा विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, जो प्रॉफिट्स कमाए होते हैं वो भी इक्विटी में रखे होते हैं, तो वहीं से विड्रॉ करेगा अपना हिस्सा। जो हिस्सा वो घर ले जा चुका है उसको फिर वो बाद में ले जा नहीं सकता ना, जो पैसे उसने कमा के निकाल लिए तो फिर वो उसकी इक्विटी को कम कर देंगे। उसका नाम क्या है, ड्रॉइंग्स है। तो जब प्रॉफिट्स में से आप हिस्सा निकाल लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या नाम देंगे, ड्रॉइंग्स का नाम देंगे। अब जब तक, अब एक बात सुनिएगा जरा सब लोग, हाँ 10 अलग 6 अलग, ठीक है कोई इशू नहीं है, 16 हो जाएंगे टोटल। 2 स्टेप में कर ले, 1 स्टेप में कर ले, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब देखें 14 ट्रांजेक्शन में लिखा है विड्रू कैश। सुने जरा मेरी बात को अच्छी तरह, विड्रू कैश, कभी भी आप विड्रू कैश का मतलब ड्राइंग नहीं लेंगे, वो बिजनेस यूज ही है। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक से निकाला, जब तक पर्सनल यूज लिखा हुआ ना आ जाए, पर्सनल यूज, जब तक प्रोप्राइटर लिखा हुआ ना आ जाए, तक ऑनर लिखा हुआ ना आ जाए। ऑनर ने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। देखिए 14 ट्रांजैक्शन और 15 ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह देख लीजिए। 14 और 15 में कोई खास फर्क नहीं दिखता, सिर्फ एक लफ्ज प्रोप्राइटर आया है। अगर मैं 15 ट्रांजैक्शन में से प्रोप्राइटर मिटा दूं तो मतलब पता है क्या होगा, मतलब चेंज हो जाएगा। कैश विड्रॉ किया बैंक से, ठीक है, और 6,000 रुपए कैश से बैंक में ट्रांसफर कर दिए, तो मतलब ये नहीं। तो फिर जब तक प्रोप्राइटर या पर्सनल यूज का लफ्ज इस्तेमाल ना हो तब तक आप उसको ड्राइंग अज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि 15 ट्रांजैक्शन में क्लियरली मेंशन है कि ये कैश ऑनर ने विड्रॉ किया है, तो इसका मतलब क्या है, ऑनर ने ऑब्वियसली विड्रॉ किया फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है जी। तो अब जरा देखिए इस चीज को, तो
क्या क्या विड्रॉ किया? 10,000 रुपए कैश विड्रॉ किया, 6,000 फ्रॉम बैंक विड्रॉ किया। तो जनाब कैश बैलेंस में 10,000 से कमी आ गई, बैंक बैलेंस में 6,000 से कमी आ गई। तो अब बताइए टोटल रिसोर्सेज कितने से कम हुए? 16,000 से। और 16,000 कहाँ गए? क्या इस 16,000 के बदले कोई और एसेट जनरेट हुआ? कि ये 16,000 रुपए किसी लायबिलिटी को सेटल कर रहे हैं? नहीं सर, ये 16,000 रुपए ऑनर घर लेके जा रहा है, ये इसकी इक्विटी को रिड्यूस कर रहा है। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, इक्विटी को, लेकिन इसका नाम ड्रॉइंग्स होगा, नाम देना पड़ेगा, वजह हर चीज के पीछे वजह बतानी पड़ेगी कि ये इक्विटी कम होने की वजह जो है वो ऑनर का विड्रॉ करना है। ये आप समझिए कि जो आप नाम दे रहे हैं वो वजह है, वो वजह बयान करनी पड़ेगी आप। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं मुझे। पेड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 23,000, पेट्रोल बिल 2,150। कर तो दिया माइनस बेटा 16,000 कैपिटल में से, लेकिन किस नाम से किए? ड्राइंग के नाम से। सैलरीज पे की 23,000 रुपए, 23,000 रुपए सैलरी पे कर दी। क्योंकि ये पैसा बिजनेस से कौन ले गया? जब पैसा बिजनेस में ऑनर लाया था तो कैपिटल बढ़ा था, और जब पैसा ऑनर बिजनेस से निकाल के ले गया तो कैपिटल में क्या आ गई बेटा? कमी आ गई। लॉजिकल बात है। जब जब ऑनर बिजनेस को पैसा देता है तो कैपिटल बढ़ता है, और जब ऑनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो इक्विटी में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, अच्छा। तो सैलरी पे की कितनी पे की? 23,000। 23,000 से आपका कैश बैलेंस क्या हो गया? कम हो। अब ये जो कमी है ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये बिजनेस का ऑपरेशन है, ये बिजनेस में यूज हुए हैं पैसे, और इसको हम क्या नाम देंगे? सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके बाद पेट्रोल बिल पे किया 2,150, 2,150 खर्च कर दिया, और 2,150 भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बन गई। फ्यूल, जवाब दें। उसके बाद लास्ट वन, रिसीव्ड रेंट रेवेन्यू फ्रॉम टेनेंट। बताइए आखिरी ट्रांजैक्शन में आपको रेंट मिल रहा है या आप रेंट पे कर रहे हैं? आखिरी ट्रांजैक्शन में आपको रेंट मिल रहा है या आप रेंट पे कर रहे हैं? मिल रहा है। अगर आप पे करते तो रेंट एक्सपेंस होता, लेकिन अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो ये आपकी क्या है? अदर इनकम। अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तो ये आपकी क्या है? अदर इनकम। अदर इनकम, याद होगा, समझाया था। बिल्कुल। तो है तो ये आपका इक्विटी बढ़ाएगी बेटा इनकम बन के। तो क्या हुआ जनाब? रेंट रिसीव किया कितना? 2,000। 2,000 से आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, और ये 2,000 रुपये कहाँ से आए? रेंट के तौर पर आए। और रेंट को आप क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। अक्रूड नहीं बेटा, अक्रूड नहीं। अक्रूड जब होता जब रिसीव नहीं हुआ होता और रिसीवेबल बनता। अगर हम रिसीवेबल डेबिट करके, या रिसीवेबल को हम, जिस तरह हमने यहाँ पर नाम लिखा जहीर एंड कंपनी का, तो रिसीवेबल अगर रिकॉर्ड करके हम उसको इनकम मानते तो अक्रूड कहलाता। लेकिन यहाँ तो पैसे मिल गए ना, तो रिसीव हो चुका है। बिल्कुल बेटा, सेकेंडरी एक्टिविटी।
ठीक है जी। अब इसका टोटल कर दीजिएगा आप बेटा आप लोग। ओके, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, 1500 वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन इस पे आप सोचे दोबारा कि आपसे गलती क्यों है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। देखिए पेपर में पासिंग होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50 मार्क्स चाहिए। तो परफेक्शन जरूरी नहीं है, परफेक्शन हो, कोशिश हमारी होगी हम परफेक्शन करें, लेकिन एक आधी गलती इंसान से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, हम सीखते रहेंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है जी। तो बेटा टोटल्स बता दीजिएगा आप लोग जरा, टोटल्स क्या है इसके? टोटल है किसी के पास? कैश का टोटल बताइए, कोई है बताने वाला टोटल कैश का? कोई बताएगा आप में से टोटल कैश का? 244,850 कैश का टोटल है बेटा। कैश के बराबर में तो फर्नीचर था ना, 35,000 का, एज इट इज आएगा। अच्छा जी, इन्वेंट्री का बैलेंस बताइए, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का 80,000। इन्वेंट्री अमान, इन्वेंट्री का बैलेंस 80,744। उसके बाद बैंक का बैलेंस कितना है? जहीर का 7,500। और बैंक बैलेंस 12,000। अच्छा जी, उसके बाद इक्विटी का बताइए आंसर। इक्विटी, इक्विटी का सम, टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी बताइए बेटा। एसेट्स तो कर लूंगा, पहले इक्विटी बता दें। इक्विटी 341,294।
341,294, ये इक्विटी का आंसर। और बाकी लायबिलिटीज, जो गुड्स परचेज की थी हमने किससे, यूसुफ ब्रदर से। यूसुफ ब्रदर का बैलेंस निकाल दो। यूसुफ ब्रदर का आंसर क्या है? बशीर का 27,000 है। और यूसुफ ब्रदर का कितना है? 11,800। ओके जी, गुड, सही है जी, ओके। तो आप टोटल कर लीजिएगा, आप खुद ही इसका टोटल निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। जवाब दें बेटा। अब बताइए क्या मुश्किल है इसके में। हाँ बेटा हुनैन, क्या मुश्किल थी इसमें बताओ। जवाब दें भाई सब लोग, क्या मुश्किल था इसमें। तो हम एक बिल्कुल नई चीज सीख रहे हैं। ऑब्वियसली एक नई चीज सीखने में हमें क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम, सर 1500 की जो इन्वेंट्री वापस की है वो इन्वेंट्री में ऐड क्यों नहीं हो रही है? इन्वेंट्री में उतने से ऐड होगी ना जितने की हमने परचेज की थी। अगर एक चीज मैंने खरीदी 800 रुपए की है, बेची 1500 रुपए की है, तो बेचते वक्त मैंने उसको इन्वेंट्री से 800 से माइनस किया है ना, तो वापस करते वक्त भी उसको इन्वेंट्री में 800 से ही ऐड करूंगा। मुझे जवाब दें इस बात। 1500 सेलिंग प्राइस है, तो क्या इन्वेंट्री मैं सेलिंग प्राइस पे मेंटेन करता हूँ या इन्वेंट्री में अपनी परचेज कॉस्ट पे मेंटेन करता हूँ? जवाब दीजिएगा अभी मुझे कि आपको बात समझ में आई कि नहीं है। 1500 रुपए पर जो इन्वेंट्री वापस आई है वो तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आई है ना। जिसको हमने बेची थी, जहीर को हमने बेची थी 1500 की, तो क्या वो इन्वेंट्री मैंने 1500 की परचेज की थी? अगर वो इन्वेंट्री मैंने 1500 की परचेज की तो मैं 1500 पे ऐड करूंगा। मिसाल लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक चीज मैंने बेची 1500 की थी, लेकिन वो इन्वेंट्री में 800 की थी, तो बेचते वक्त मैंने 1500 से सेल रिकॉर्ड की, 800 से इन्वेंट्री कम की, तो वापस आते वक्त क्या करूंगा? 1500 से ही सेल रिवर्स करूंगा ना, और इन्वेंट्री को 15 से थोड़ी बढ़ाऊंगा। इन्वेंट्री को जितने की परचेज की थी उतने से बढ़ाऊंगा ना, कि भाई वो चीज भले मैंने बेची कितने की थी, 1500 की, लेकिन मुझे तो कितने की पड़ी थी? 800 की। तो इन्वेंट्री तो उसी पॉइंट, उसी कॉस्ट पे बढ़ेगी ना। इन्वेंट्री को मैं प्रॉफिट ऐड करके बढ़ाऊं या बगैर प्रॉफिट के बढ़ाऊं? अगर मैं इन्वेंट्री को जब प्रॉफिट ऐड करके बढ़ाऊंगा तो मुस्तकबिल के अंदर मेरा प्रॉफिट कैसे आएगा? तो जब दोबारा इस इन्वेंट्री को बेचूंगा तो मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल मानूंगा, तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस कैसे आएगा? तो इन्वेंट्री तो होगी विदाउट प्रॉफिट। जी बताइए, अब भी बात समझ नहीं आ रही? प्रॉफिट ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा? प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा? प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा? प्रॉफिट तो इक्विटी से रिवर्स हो रहा है ना, जरा देखिए। अब एक काम करते हैं, अगले पेज पे जरा देखिए सब लोग प्लीज। तो 833 क्या है फिर? क्या 833 प्रॉफिट है? क्या 833 प्रॉफिट है? कॉस्ट है, जबरदस्त कॉस्ट तो ऐड की है ना मैंने। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, अब दोबारा समझिएगा।
ठीक है जी। अब बताइए बॉब वाला क्वेश्चन याद है? बॉब वाला क्वेश्चन याद है सबको? बॉब वाला जवाब दीजिए। चलो रुपीज इन थाउजेंड में ले रहा हूं सारी चीजों, ठीक है जी। बॉब का बैंक अकाउंट खुला, कैपिटल, समझा रहा हूं, बॉब वाला एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं। बॉब ने 10,000 रुपए यानी कि 10 मिलियन से बिजनेस शुरू किया, जो कि उसने इनहेरिटेंस में हासिल किया। 10 मिलियन उसका क्या बन गया? कैपिटल बन गया। ऐसा ही था। फिर बॉब ने क्या किया? बॉब ने इन्वेंट्री परचेज की। बॉब की इन्वेंट्री क्या थी? मशीन। अच्छा कैश गलत लिखा हुआ है, वो आप ठीक कर लें, काम करें फिर उसको। अगर स्टूडेंट ने गलत लिखा है तो सब लोग ठीक कर लीजिएगा फिर। अच्छा इन्वेंट्री, बॉब ने इन्वेंट्री परचेज की 1,000 से, जिसको हमने नाम दिया मशीन 1 का, आपको समझाने के लिए, ठीक है। 1,000 क्या हो गया? कैश में से कम हो गया। सही है जी। इस एग्जाम्पल को समझिएगा। ये इन्वेंट्री बॉब ने कितने की बेची? 1,500 की। सही है। और 1,500 से हमारी इक्विटी बढ़ गई। 1,500 हमारे लिए क्या बन गए भाई? सब पार्टिसिपेट करें। 1,500 क्या बन गए हमारे लिए? सेल बन गए ना। जवाब दें। 1,500 से कैश जनरेट हुआ और 1,500 हमारे लिए क्या बन गए? सेल्स बन गए। जवाब दें प्लीज। अब इस 1,500 को हासिल करने की कॉस्ट क्या है? सर अभी 1,000 वाली मशीन हमारे पास नहीं है। तो अब अगर 1,000 वाली मशीन हमारे पास नहीं तो इन्वेंट्री में से चली गई, तो अब ये ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। और इसको मैंने नाम दिया किस चीज का? सीओजीएस का। अब अगर मैं 1,500 और 1,000 का डिफरेंस लेता हूं तो 500 से मेरी इक्विटी बढ़ रही है, मतलब 500 का प्रॉफिट मेरी इक्विटी में शामिल हो रहा है। ऐसा ही, यहां तक क्लियर? जवाब दें। अच्छा अब फर्ज करें जिसको हमने, अब सुनिएगा प्लीज, जिसको हमने ये गुड्स बेची थी उसने हमें गुड्स वापस कर दी, तो क्या होगा बताइए? जिसको हमने गुड्स बेची थी उसने यही मशीन क्या कर दी? वापस कर दी। अब क्या होगा बताइए? बताइए क्या होगा? 1,500 वापस करने पड़ेंगे। 1,500 वापस कर दिए। 1,500 वापस कर दिए तो 1,500 से क्या हो गई? सेल रिवर्स हो गई। और हमारी बेची हुई मशीन हमारे पास आ गई वापस। हमारी बेची मशीन हमारे पास आ गई। कितने से ऐड करूं बताइए अब मशीन को? इन्वेंट्री में कितने से ऐड करूं? 1,500 से या 1,000 से? 1,000 से। सिंपल, तो मैं वही तो कर रहा हूं। 1,000 से इन्वेंट्री बढ़ाई और 1,000 से कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स कर दी। तो अब जरा देखिए आप कि 1,500 से इफेक्ट नेगेटिव है, 1,000 से इफेक्ट पॉजिटिव है, तो मतलब हम कर क्या रहे हैं? 500 से इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब इन्वेंट्री बेचकर जो हमने 500 का प्रॉफिट कमाया था, अब हम उसी प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। यस और नो? जवाब दीजिए। तो इसमें क्या मुश्किल बात है बताइए? तो जब मैं सेल्स को रिवर्स करूंगा तो मैं सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल के डिफरेंस को लेके अपना अर्न किया हुआ प्रॉफिट भी तो रिवर्स करूंगा। तो 1,500 से मेरा रेवेन्यू ग्रॉस इनफ्लो जनरेट हुआ था, वो रिवर्स हो गया। 1,000 मेरी कॉस्ट थी, वो कॉस्ट भी रिवर्स हो गई। तो नेट इफेक्ट कितने का आया? 500 का। तो जो इन्वेंट्री बेचकर मैंने 500 का प्रॉफिट कमाया था, वो इन्वेंट्री वापस आके वो प्रॉफिट क्या हो गया? खत्म हो गया। कोई मुश्किल बात अब भी समझ नहीं आया तो बता दीजिए प्लीज, बोलिए। अच्छा नहीं सर आ गया, बात स्टार्ट किए नहीं से। नहीं सर आ गया, आ गया। ओके जी, ठीक है ना? तो यस, ठीक है। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम हो? मसला नहीं।
कोई मसला नहीं। मैं तो इसको ऐसे ही बोल रहा था, बट मतलब ये नहीं कि एक लॉजिकली सोचे ना। अब जब तक देखिए मसला क्या है, जब तक आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी ना। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि यार मैं सोचूंगा भाई कि एक ट्रांजैक्शन सेल है, तो सेल रिवर्स होते वक्त मुझे उसका उलट परफॉर्म करना है, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा चाहिए इसके अंदर। तो मैं यही कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो घर बैठे हुए हैं, अभी वो इन चीजों को आसान समझ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है इनिशियल लेवल पर, और वो कंफ्यूजन इनिशियली दूर हो जाए तो अच्छी बात है। बाद में अगर वो कंफ्यूजन रह जाती है और जब टॉपिक्स बहुत आगे निकल जाते हैं तो इन कंफ्यूजन्स को दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी बुनियाद बन रही है। जितने भी स्टूडेंट्स आपसे राब्ते में हो जो लापरवाही कर रहे हो, उनको बोलें बेटा क्लासेस प्रॉपर अटेंड करें, लापरवाही ना करें, चीजों को आसान ना लें। 15 ट्रांजेक्शन रिपीट कर दें। 15 ट्रांजेक्शन क्या है हाजिक बेटा? प्रोप्राइटर, हाजिक मैंने बताया था इक्विटी में चेंज 3 किस्म का है। जब बिजनेस में पैसा लाया गया ऑनर की तरफ से, तो एक तरफ पैसा रिकॉर्ड किया गया कि ये कैश बिजनेस का है, इसका लाने वाला कौन है? ऑनर, तो इक्विटी बढ़ गई। अब जब घर से पैसा लाता हूं तो इक्विटी बढ़ती है, तो घर जब पैसा ले जाऊंगा वापस निकाल कर, प्रोप्राइटर विदड्रॉ, बिजनेस क्यों कर रहा हूं? उससे अपनी जरूरियात जिंदगी तो पूरी करूंगा ना, तो बिजनेस में ही कमाऊंगा और बिजनेस से कमा के घर भी ले जाऊंगा। जब बंदा बिजनेस से पैसे कमा के बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, उसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि आप बिजनेस के रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हो फॉर पर्सनल यूज। तो एक तरफ क्या होगा, बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आएगी, दूसरी तरफ क्या होगा, इक्विटी कम हो जाएगी। तो ये भी उलट है बिल्कुल किसका? कैपिटल वाली ट्रांजैक्शन। ठीक है, लेकिन उसको कैपिटल का नाम नहीं दे रहा, मैं नाम दे रहा हूं ड्राइंग का। घर से अगर पैसा आया तो कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ गया। घर पैसा ले गया तो कैश कम हुआ, इक्विटी कम हो गई, लेकिन किस नाम से कम की? ड्राइंग के नाम से। उसको कैपिटल का नाम नहीं दिया, ताकि फर्क पता लग सके भाई कि ड्राइंग का मतलब क्या है, जरूरत के लिए पैसा निकाला है। ठीक है जी, कोई और मसला हो तो बोलिए, जवाब दें। चलें, अब आपके लिए 2 मुश्किल क्वेश्चन रह गए, एक 3 और एक 6। अब 6, अब आपका लेवल इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लें सब लोग, जरा सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लें। ठीक है, अब यहां से थोड़ा मैं आपको लेवल इंप्रूव कर रहा हूं आपका। अब इसमें बहुत ट्रांजैक्शन है, अब मजा आएगा। अब आप कितने इन्वॉल्व हैं? आज की क्लास जिसने ली है अब उसको इन्वॉल्व हो जाना चाहिए इसके अंदर। क्या आपने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा? ये खत्म नहीं हो रहा, अगला पेज भी है इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप 6 क्वेश्चन का। लेवल अपग्रेड, बिल्कुल। हाँ बेटा, जब क्वेश्चन हो जाए तो चिकन डिनर कर लेना बेटा। है कोई चिकन डिनर करने वाला? पबजी वाला है कोई? अच्छा है भाई, बहुत है भाई। तो जब क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट तो चिकन डिनर कर लेना मतलब। ओके जनाब, तो ये पहला पेज है। यार बासित, कुछ तो जिंदा रहना दो यार, इतना फंस गए आप तुम। मजीद चिकन से भी दूर कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करो। हाँ जी, अगला पेज, क्वेश्चन खत्म नहीं है। क्वेश्चन खत्म नहीं है, देख लें। अगला पेज, रिमेनिंग 22 ट्रांजेक्शन हैं, 22। और नीचे आखिरी लाइन भी पढ़ लें, गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्कअप ऑन सेल्स। लास्ट लाइन बड़ी कीमती है, गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्कअप ऑन सेल्स। तो ये मार्कअप नहीं है, ये मार्जिन है।
ठीक है जी, करेंगे आप लोग सॉल्व इसको। तो अब ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मैं अगले मरहले की तरफ मूव हो जाऊंगा। मैं आपको अकाउंटिंग की दुनिया में जो रूल है डेबिट क्रेडिट का वो समझाऊंगा। और बच्चे रट्टे मारते हैं डेबिट क्रेडिट के, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप रट्टा ना मारो डेबिट क्रेडिट का। तो अब तक जो मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, हाँ काशिफ वाला फिर से कीजिए और मैं भी करवाऊंगा उसको। तो अब तक जो मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, दूसरा वही काशिफ वाला क्वेश्चन है बेटा। अब तक जो मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी बेस मजबूत हो जाए, और ये मेरी बेस होगी डेबिट क्रेडिट की। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी बेस होगी डेबिट क्रेडिट की इंशाल्लाह। अकाउंटिंग में बहुत प्रैक्टिस करनी होगी बेटा, भले कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी बेटा। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपको आइडिया नहीं है अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन आते हैं वो कितने बड़े हैं। तो प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी अकाउंटिंग। वो क्यूएमटी के सवालात नहीं छोटे छोटे जो ये आपको ऐसा लगेगा जनाब के 2 लाइन में कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, ओके। और जो सोए हुए हैं उनको जगाइए बराए मेहरबानी। वो लापरवाही कर रहे हैं, फिर आखिर में वो जागेंगे, और जिस वक्त वो जागेंगे ना उस वक्त बहुत गाड़ी आगे निकल चुकी हो। लेआउट सेम बेटा, सेम लेआउट। आप उसको रजिस्टर को घुमा लो, लैंडस्केप में ले आओ, सीनरी जिस तरह बनाते हो सीनरी, जिस तरह आप रजिस्टर में सीनरी बनाते हो सीनरी, तो सीनरी वाले स्टाइल में सॉल्व कर लो उसको। ठीक है बेटा, अमान हुसैन को जगाओ। ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आ रहा हूँ थोड़ी देर में बेटा। ओके, तो यहाँ तक आज इतना ही। इंशाल्लाह बाकी बातें अगली क्लास। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।